नमस्कार। आज हम अपने शरीर के एक बहुत ही अहम नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। सही कहा। हमारे पास जो बायोलॉजी टेक्स्ट के अंश हैं, उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। मकसद ये है कि ये समझें कि जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ तो शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मतलब तालमेल में कैसे काम करते हैं और इसमें न्यूरल सिस्टम का क्या रोल है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं, ये कोऑर्डिनेशन या तालमेल आखिर है क्या? देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब दो या उससे ज्यादा अंग एक साथ मिलकर काम करें। अच्छा ताकि शरीर का अंदरूनी संतुलन, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो बना रहे। अच्छा, जैसे आपने व्यायाम का उदाहरण दिया। हाँ, जैसे व्यायाम के समय हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन, तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है। हाँ, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही व्यायाम रुकता है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और ये सब कंट्रोल कैसे होता है? ये कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम्स मिलकर, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम न्यूरल सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है? ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाला, तेजी से सिग्नल भेजने के लिए। तेजी से? हाँ, बहुत तेजी से। इसकी बेसिक यूनिट है एक स्पेशल सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन? हाँ, ये न्यूरॉन ही बाहरी या अंदरूनी सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और आगे भेजते हैं। अच्छा। ये सिस्टम आप देखिए छोटे जीवों में, जैसे हाइड्रा में, काफी सिंपल होता है, बस न्यूरॉन्स का एक जाल। पर जैसे जैसे जीव विकसित होते हैं, जैसे कीड़े या फिर हम वर्टिब्रेट्स, ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें ब्रेन भी होता है। हम इंसानों में ये सिस्टम कैसा है? इसके क्या हिस्से हैं? मेनली दो हिस्से हैं। एक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, यानी सीएनएस। सीएनएस? इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये समझ लीजिए हमारा कंट्रोल रूम है, जहां सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कमांड्स बनते हैं। अच्छा, और दूसरा हिस्सा? दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी पीएनएस। इसमें वो सारी नसें आती हैं जो सीएनएस को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। मतलब ये नसें सिग्नल लाती और ले जाती हैं? बिल्कुल। पीएनएस में दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट? हाँ, जो अंगों से सिग्नल सीएनएस तक लाते हैं, और दूसरे एफरेंट फाइबर्स जो सीएनएस से कमांड वापस अंगों तक ले जाते हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इस पीएनएस के भी प्रकार हैं? हाँ, पीएनएस को भी आगे बांटा गया है। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो हमारी इच्छा से चलने वाली मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ पैर हिलाना। ठीक है। और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो उन अंगों को संभालता है जो अपने आप काम करते हैं। जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, पाचन, इन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये ऑटोनॉमिक वाला। हाँ, और इस ऑटोनॉमिक सिस्टम के भी दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक हमें तनाव या खतरे के लिए तैयार करता है, दूसरा शरीर को शांत करता है। ओह, काफी डिटेल है इसमें। तो ये सारे सिग्नल न्यूरॉन के जरिए चलते हैं। न्यूरॉन की बनावट कैसी होती है? न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके मेन तीन हिस्से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। हाँ, सेल बॉडी में न्यूक्लियस वगैरह होता है। डेंड्राइट्स छोटी शाखाओं जैसी होती हैं, जो सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ लाती हैं। एंटेना की तरह? हाँ, कह सकते हैं। और एक्सॉन एक लंबा फाइबर है, जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन तक या मसल तक। और एक्सॉन के आखिर में ट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल सिग्नल भेजते हैं। हाँ, ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से अगले तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मैंने सुना है एक्सॉन पर कुछ कवरिंग भी होती है। हाँ, कुछ एक्सॉन्स पर माइलिन शीथ नाम की एक कवरिंग होती है, जो श्वान सेल से बनती है। माइलिन शीथ? ये इंसुलेशन जैसा काम करती है और सिग्नल को बहुत तेजी से दौड़ाती है। इन्हें माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। जिन पर ये नहीं होती, वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। कमाल है। अच्छा, ये न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते कैसे हैं? आपने कहा था ये एक्साइटेबल होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी जो बाहरी झिल्ली है, मेम्ब्रेन, वो पोलराइज्ड होती है। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज का अंतर होता है। चार्ज का अंतर कैसे? जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेट, तो झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर नेगेटिव। अच्छा। आयन बाहर फेंकता है और 2K+ आयन अंदर लाता है, ताकि बाहर पॉजिटिव बना रहे। बिल्कुल। इसी चार्ज डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और जब सिग्नल आता है तब? जब कोई स्टिमुलस मिलता है, तो वो झिल्ली अचानक Na+ के लिए खुल जाती है।
Na+ आयन तेजी से अंदर भागते हैं। तो चार्ज बदल जाता होगा। हाँ, अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव। इसी को डिपोलराइजेशन कहते हैं। और यही जो चार्ज का बदलाव है, यही है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। अच्छा, ये करंट जैसा सिग्नल है। हाँ, एक इलेक्ट्रिक लहर जो एक्सॉन पर दौड़ती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम K+ आयन बाहर निकलते हैं और चार्ज वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ जाता है। न्यूरॉन फिर से तैयार। तो एक न्यूरॉन से दूसरे तक ये नर्व इम्पल्स कैसे जाता है? आपने सिनेप्स का जिक्र किया था। हाँ, साइनैप्स वो जगह है जहाँ दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, या एक न्यूरॉन और मसल सेल। दो तरह के साइनैप्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल वाले में न्यूरॉन्स बहुत करीब होते हैं, करंट सीधे जंप कर जाता है। ये बहुत तेज होते हैं पर कम होते हैं हमारे सिस्टम में। और केमिकल वाले? केमिकल साइनैप्स ज्यादा कॉमन है। यहाँ न्यूरॉन्स के बीच थोड़ी सी जगह होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, गैप होता है। हाँ, जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन के अंत तक पहुंचता है तो वो साइनेप्टिक वेसिकल्स को ट्रिगर करता है, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। बिल्कुल, वो वेसिकल्स फटकर न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। फिर वो केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन की झिल्ली तक जाते हैं और वहां खास रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं। ताला चाबी जैसा? हाँ, समझ लीजिए। जुड़ते ही अगले न्यूरॉन में आयन चैनल खुलते हैं और एक नया सिग्नल पोटेंशियल पैदा होता है। वो एक्साइटेटरी उत्तेजित करने वाला या इनहिबिटरी शांत करने वाला हो सकता है। ये थोड़ा धीमा होगा फिर इलेक्ट्रिकल से? हाँ, थोड़ा धीमा होता है, पर इसमें सिग्नल को मॉडिफाई या कंट्रोल करने की ज्यादा क्षमता होती है। समझ आ गया। अब थोड़ा CNS पर वापस आते हैं, खासकर ब्रेन पर। ये तो हमारा मेन कंट्रोलर है। बिल्कुल, ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या क्या कंट्रोल करता है ये? अरे बहुत कुछ। हमारी मर्जी से होने वाले काम, वॉलंटरी एक्शंस, बॉडी बैलेंस, जरूरी अंगों का काम जैसे फेफड़े, दिल, किडनी, फिर बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, भूख, प्यास, नींद, जागना, सर्केडियन रिदम, कई हार्मोन्स का निकलना, हमारा व्यवहार, सब कुछ। और सोचना, याद रखना, भावनाएं। हाँ, देखना, सुनना, बोलना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, इन सब की प्रोसेसिंग भी ब्रेन में ही होती है। ये रहता कहाँ है सुरक्षित? ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है और इसके ऊपर 3 झिल्लियों की परत होती है सुरक्षा के लिए, जिन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। ब्रेन के भी हिस्से होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पे 3 मेन हिस्से हैं। फोर ब्रेन अगला, मिड ब्रेन बीच का, और हिंड ब्रेन पिछला। अच्छा, फोर ब्रेन में क्या खास है? फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें आता है सेरेब्रम, जो हमारी सोच, समझ, याददाश्त का मुख्य केंद्र है। इसके 2 हिस्से होते हैं जो कॉर्पस क्लोसम नाम के स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। और फोर ब्रेन में ही थैलेमस होता है, जो एक रिले सेंटर जैसा है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए, और हाइपोथैलेमस भी, जो बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास और कई हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। भावनाओं वाला लिम्बिक सिस्टम भी यही होता है? हाँ, लिम्बिक सिस्टम भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, जो इमोशंस, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ा है। और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन? मिड ब्रेन छोटा हिस्सा है जो देखने सुनने से जुड़े कुछ रिफ्लेक्स और सिग्नल्स को इंटीग्रेट करता है। हिंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, सेरिबेलम, जो बॉडी बैलेंस और मसल्स के कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, व्यायाम वाले उदाहरण में इसका रोल होगा? बिल्कुल, और मेड्यूला, जो सांस लेने, दिल की धड़कन जैसे सबसे जरूरी कामों को कंट्रोल करती है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। वाह, मतलब ये पूरा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और सधा हुआ है। न्यूरॉन से सिग्नल दौड़ना, फिर साइनैप्स पर उनका ट्रांसफर, और फिर ब्रेन का इन सबको कंट्रोल। हाँ, ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है कुदरत की। हमारी हर छोटी बड़ी हरकत, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, सब इसी नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि ब्रेन के हिस्से जैसे लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्रेरणा और बेसिक ज़रूरतों से कितने जुड़े हैं। तो क्या इन रास्तों को, इन कनेक्शंस को और गहराई से समझना हमारे अपने व्यवहार और हम जो फैसले लेते हैं उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इन चीज़ों की गहरी समझ यकीनन हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।